Hello students, today we are going to study class 8th 11th chapter, that is force and pressure. Subtopics are, first we will study about force and its effect. Force क्या होता है और इसके effects क्या होते हैं, type of forces, then about the type of forces that are contact forces and non-contact forces, pressure and its application, pressure exerts on liquids and gases, and last one is atmospheric pressure. Okay, first point is force. What do you mean by force? Force क्या होता है? Force is defined as a pull or push on an object which tend to change the position, size, shape and direction of an object. इनमें से कोई भी चेंज अगर लाता है तो that is known as force. सबसे इम्पोर्टेंट कि वो पुश और पुल होता है, वो चेंज लाए या ना लाए, वो फोर्स है अगर आप किसी चीज़ को पुश और पुल करते हैं तो। जैसे आप किसी वॉल को पुल कर रहे हो, वो हट तो नहीं जाएगी ना अपनी जगह से, बट यू आर अप्लाइंग फोर्स फॉर दैट। ओके, दीवार जो है अपनी जगह से हटेगी नहीं, आप कितना ही फोर्स लगाओ उस पर, बट आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मतलब एनी पुश और पुल विच ट्राई टू चेंज देयर शेप, पोजीशन एंड डायरेक्शन। आप दीवार पे क्यों फोर्स लगा रहे हो? उसको उसकी जगह से हटाने के लिए। वो हट रही नहीं है लेकिन आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। एग्जाम्पल्स, हीटिंग अ बॉल। जब आप हिट करते हो बॉल को तो आप क्या कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो? डायरेक्शन ऑफ बॉल। बॉल आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, आपने उसको हिट किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना, वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। या आपने रेस्ट किसी रखी हुई बॉल पे किया तो वो क्या करेगी? अगर आपने रखी हुई बॉल पे किया तो वो मूव होना स्टार्ट कर देगी, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। पुशिंग अ बॉक्स, अगर आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हो तो आप उसकी क्या चेंज कर रहे हो? पोजीशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। ब्लोइंग अ बैलून, जब आप एक बैलून फुलाते हो, बैलून में हवा भरते हो तो क्या चेंज करते हो? उसकी शेप भी चेंज करते हो और उसका साइज भी चेंज करते हो। ओके, तो फोर्स क्या करता है? फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल। कोई भी मतलब खींचना या कुछ किसी चीज को दूर करना। विच टेंड टू चेंज, वो क्या करता है? टेंड टू चेंज मतलब कोशिश करता है क्या क्या चेंज करने की? पोजीशन, साइज, शेप एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब यूनिट ऑफ फोर्स, जैसे हम डिस्टेंस को मीटर सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, ऐसे हम हर चीज़ को मेज़र करते हैं ना। वेट को किलोग्राम में मेज़र करते हैं, ऐसे ही हम फोर्स को भी मेज़र करेंगे, ठीक है। तो उसकी एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट उसकी होती है न्यूटन, और जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रिमेंबर दैट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, standard unit of force is Newton and it is represented by capital N. Okay, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? आपने फोर्स अप्लाई किया, उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे? मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, वो एक रुकी हुई चीज को मोशन में ला सकता है, ठीक है। ए फोर्स कैन मतलब कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार करे ही, ठीक है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है मोशन की। मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है। जैसे एक बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने हाथ रखा और उसको रोक दिया तो उसने उसको रेस्ट पे ला दिया। इधर डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक बॉल आ रही है आपसे दूर ही जा रही है, आपने उससे पैर से हिट और कर दिया तो वो और तेजी से जाएगी। या एक बैट्समैन हिट करेगा तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट इज ब्लोइंग अ बैलून। जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो वो क्या करता है? उसकी शेप चेंज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, टाइप ऑफ फोर्सेस। टू टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं? जब हम किसी चीज के फिजिकल कांटेक्ट में, मतलब उन दोनों चीज़ों के बीच में कांटेक्ट हो, वो एक दूसरे को टच करे और जब कोई फोर्स अप्लाई हो तो दैट इज कांटेक्ट फोर्स। और बिना किसी फिजिकल
मतलब टच के अगर फोर्स दूर से ही अप्लाई करें, दैट आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी एग्जांपल्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। इनकी डेफिनेशंस आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिल जाएंगी। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ओके, now contact force, the force exerted when object is in physical contact with other object। मतलब जब एक बॉडी दूसरे के कांटेक्ट में मतलब टच में आएगी, उसको छुएगी, तो जो फोर्स प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर मसल्स। जैसे यू आर पुशिंग अ वॉल, तो मतलब आपका फोर्स कहाँ से आया? आपकी मसल से आया है ना। और आपने एक बाल्टी को उठा लिया पानी से भरी हुई को, तो आपका फोर्स कहाँ से आया? मसल से। तो जो फोर्स आपकी मसल से प्रोड्यूस होगा दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। ठीक है, देन फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स एक्ट्स अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। जैसे आप पेन से कॉपी पे लिखते हैं, ठीक है, तो पेन और कॉपी किस में आई? कॉन्टेक्ट में आई। और ये फोर्स क्या है? ऑपोजिट में करता है। जैसे आप अगर चल रहे हो, ठीक है, तो आप सामने चल रहे हो तो बैक में आपके ऑपोजिट में वो फोर्स लगेगा। क्यों? जैसे आपने एक बॉल को फेंका, थ्रो किया जमीन के साथ साथ, ठीक है, तो जो फोर्स उसको बॉल को रोकेगा नहीं, तो आपने फोर्स लगा दिया, वो चलती रहेगी फ्लैट सरफेस पे चलती रहेगी, लेकिन वो रुक जाती है एक टाइम के बाद। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है बॉल की, उसके ऑपोजिट में वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। ओके, then third one is mechanical force applied on a static object when come in contact with other object। जब एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो जब दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो जो फोर्स लगता है वो मैकेनिकल फोर्स होता है। आपको फिगर्स में एग्जांपल्स दे रखे हैं। मस्कुलर फोर्स में वो उठा रहा है एक हैवी वेट को, तो उसकी मसल्स वर्कआउट कर रही हैं, तो वो मस्कुलर फोर्स है। सेकेंड, वो वेल से पानी निकाल रहा है, तो मतलब एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट था जो वेल का व्हील है, ठीक है, और उसमें से जब वो पानी निकाल रहा है तो वो सर्कुलर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिखाई ही दे रहा है स्केट्स जब मतलब सरफेस से फोर्स अप्लाई होता है स्केट्स और सरफेस के बीच, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स है। नहीं तो स्केट्स रुके ही ना, चलते ही रहे, लेकिन वो एक इंस्टेंट के बाद रुक जाते हैं अपने आप, अगर उस पर दोबारा फोर्स अप्लाई ना करें। दैट मीन्स दैट इज स्टैटिक फोर्स। Non-contact force is the force exerted without physical contact with any object। मतलब वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आता, फिर भी जो फोर्स एक्सर्ट करता है दैट इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका फर्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्ट बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी। देखिए, आप कई बार करते भी होंगे घर पे, स्केल लेके उसको अपने हेयर्स पे रब करते हैं और उसके थ्रू फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े उठाते हैं और वो आ जाते हैं, उस पे चिपक जाते हैं। आपने उन पेपर के पीसेस को टच तो नहीं किया ना, स्केल से दूर ही रखा ना, फिर भी वो चिपक गए। तो मतलब क्या हुआ? जो आपका वो था स्केल था वो चार्ज हो गया जब आपने उसको हेयर से रब किया, ठीक है। और जो पेपर के पीसेस हैं वो अनचार्ज्ड हैं, लेकिन उसने उसको अट्रैक्ट करके उठा लिया। इट मीन्स उन दोनों के बीच फोर्स अप्लाई हुआ विदाउट कॉन्टेक्ट। ओके, दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड स्केल से जो अनचार्ज्ड पेपर पीसेस पे जो फोर्स अप्लाई हुआ वो क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। Every object in universe exert force on other object. This force is known as gravitational force. कोई भी ऑब्जेक्ट हो यूनिवर्स में वो दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब
हर बॉडी के बीच में आपस में एक फोर्स होता है, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट का क्या होता है, वो कोई भी लोहे की चीज, मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो कोई भी लोहे की चीज हो, मैग्नेट हो, उसको वो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, दैट मीन्स वो सारे क्या हो गए, मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जब उनको हमें टच नहीं करना पड़ता, वो दूर से ही करते हैं, तो these forces are called मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। अब देखो, ये देखो फर्स्ट वाले में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाया हुआ है कि कोई ऊपर से गिरेगा तो जमीन पे ही गिरेगा, है ना, क्योंकि जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो उसके बीच में और उस दूसरी बॉडी के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। सेकेंड आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैंने अभी उसने कॉम से आपको एग्जांपल दिखाया, आप कॉम से कर सकते हो, स्केल से कर सकते हो, दोनों से हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को। नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय दैट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपको लर्न करना है, ओके। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब जैसे आपने फोर्स की यूनिट पढ़ी क्या थी, न्यूटन, ऐसे ही एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल होती है ये, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों, फोर्स की यूनिट न्यूटन और उसके नीचे आप एरिया की यूनिट लिखेंगे वो मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगी प्रेशर की यूनिट, पर स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, पास्कल, और उसको हम कैपिटल पी स्मॉल ए से लिखेंगे, जैसे आपको यहाँ स्लाइड पे लिखा हुआ है ना, बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है, ओके। एज द फोर्स इंक्रीजेस, देखो क्योंकि प्रेशर और फोर्स इक्वल टू है ना, तो फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, लेकिन एरिया क्योंकि डिवाइड में है ना, डिवीजन में है, तो अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और एरिया डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ये दोनों वाइस वर्सा बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया कम हो रहा है, ठीक है, और अगर एरिया ज़्यादा होएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर की क्या क्या एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक नाइफ, जब हम चाकू से किसी चीज़ को कट करते हैं तो देखो वो ना उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम कर रखा होता है, वो बहुत मतलब वो होता है, शार्प होता है ना, एज इज, तो आप जब कट करते हो तो इजीली कट हो जाता है, लेकिन आप दूसरी साइड से, ब्लंट साइड से जब कट करते हो तो वो कट नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, और सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अपने आप, आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी कट जाएगा, है ना। सेकेंड, द स्ट्रैप्स ऑफ शोल्डर बैग आर मेड ब्रॉडर। अब आप शोल्डर पे जो बैग हैंग करते हैं बच्चे, स्कूल बैग्स होते हैं जो आपकी, उनकी जो स्टेप्स होती हैं वो ब्रॉडर होती हैं, चौड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें एरिया इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से प्रेशर कम लगता है और आपके जो शोल्डर्स हैं उनमें पेन नहीं होता। इट इज़ ईजियर टू हैमर अ शार्प नेल इनटू अ वॉल। जब आप दीवार में एक नेल लगाते हो तो वो कोने पे से ना आगे से बिल्कुल नुकीला होता है। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम करेंगे तो कम प्रेशर से भी वो नेल दीवार में चला जाएगा, और अगर वो ब्लंट होगा आगे से जितना पीछे से उतना इक्वल होगा। तो आप ट्राई करके देखना घर पे, एक ब्लंट नेल लेना और एक शार्प एज नेल लेना और दोनों को दीवार पे लगा के देखना कौन सा इजीली जाएगा। ओके, सेम फोर्स आप अप्लाई करोगे तो जो शार्प वाला होगा वो इजीली चला जाएगा, लेकिन जो ब्लंट वाला होगा वो जाएगा ही नहीं। ओके, इट इज़ ईजियर टू, ये हो गया। ओके, मैनी मोर एप्लीकेशंस ऑल्सो। इफ यू आर हैविंग बुक देन यू रीड फ्रॉम दैट, and if you are not having book then you can read these only. These are also important, you can understand well. Okay, वैसे मैं आपको और बता देती हूँ कुछ
जैसे हमारे गांव में लेडीज़ अगर पानी वगैरह लेके आती है मटके में, पोट्स में, तो वो क्या करती हैं, एक गोल गोल कुछ अपने सिर पे रख लेती हैं, ठीक है, कपड़े का या बना के। तो उससे क्या करती हैं, वो सरफेस एरिया एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम कर देती हैं। एक तो आपका पूरा सर कांटेक्ट में होगा तो वो आप पे ज़्यादा प्रेशर डालेगा, एक एरिया आपने कम कर दिया तो वो कम प्रेशर डालेगा, है ना। तो उससे भी हो जाएगा, वो कम मतलब इजीली है उठा सकती हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर, सबसे पहले जो प्रेशर लिक्विड्स एग्जर्ट करते हैं, लिक्विड्स भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, गैसेस भी प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, ठीक है। तो जो लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है, प्रेशर एग्जर्ट्स बाय लिक्विड डिपेंड ऑन द हाइट और डेप्थ। मतलब उसकी कितनी, मतलब आपने ग्लास में पानी लिया, बॉटल में कुछ लिया, तो उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो कितना भरा हुआ है, वो भी डिपेंड करेगा कि कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, वो कहाँ करते हैं प्रेशर, वॉल्स पे करते हैं, है ना। जैसे अगर आप किसी भी बोतल की इसमें कोई छेद कर दोगे तो वहाँ से फटाफट पानी निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं कि वो इतना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि वो वॉल्स पे प्रेशर है तो उन वॉल्स से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट इक्वल डेप्थ, मतलब अगर आप एक इक्वल डेप्थ पे होल्स करेंगे ना बॉटल में, एक बोतल लेना, उसमें होल्स करना थोड़े थोड़े, उसमें पानी भरना, इक्वल प्रेशर पे आप मतलब इक्वल बाउंड्री पे करेंगे ना तो आपको इक्वल पानी निकलता नज़र आएगा। लेकिन आप ऊपर या नीचे करेंगे ना तो वो फोर्स जो है पानी का वो स्लो हो जाएगा जितना आप ऊपर करेंगे, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है। गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, गैसेस भी वॉल्स ऑफ कंटेनर पे करती हैं। इसका तो सबसे इजी एग्जांपल दोनों का ही, अगर आप बलून लेते हो, बलून में आप पानी भरते हो तो ज़्यादा भरते रहोगे तो क्या होगा, बलून फूट जाएगा, फट जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि वो उसकी वॉल्स पे प्रेशर कर रहा है, बलून की बाउंड्री पे कर रहा है और वो फट जाएगा। ऐसे ही अगर आप बलून में हवा भर रहे हो, आप भरते रहोगे तो उसकी वॉल्स वो होके और वो भी फट जाएंगी क्योंकि वो उसकी वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। लास्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एट एनी पॉइंट एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव इट, मतलब जो एयर हमारे सराउंड में होती है इसकी वजह से जो प्रेशर अप्लाई होता है दैट इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे आप स्ट्रो से आप कुछ भी पीते हो, पानी, जूस वगैरह जो भी पीते हो, तो वो स्ट्रो में ऊपर आ जाता है ना, आप खींचते हो उसको अपनी तरफ तो वो आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्योंकि उस पे जो एयर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो है और वो उसमें से आने को। इंजेक्शन सिरिंज है, उसमें आप उसको पीछे से खींचते हो तो उसमें दवाई भर जाती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर जो हमारा वर्क करता है वो भी किस पे काम करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर कंप्लीट्स बट न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिमेनिंग, न्यूमेरिकल्स आपके रह गए हैं, दैट आई विल डिस्कस इन डिफरेंट वीडियो, क्योंकि वो तो आपको सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे, तो दैट वीडियो आई मेक ऑन पेपर विद पेपर एंड पेन, ओके। We are completing our syllabus by these videos, so kindly subscribe my channel, press like button if you like my videos, and if you have any issue regarding these videos, any problem, any doubts, any suggestions, then kindly comment in comment box. Your comments are so precious for me, okay, that appreciate me, make me confident, or thank you.